कक्षा अष्टम के प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में भारत की तलाश पाठ पढ़ा। आज हम लोग भारत माता पढ़ेंगे, अर्थात आज का हमारा पाठ है भारत माता। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे लेखक नेहरू जी क्या कहना चाहते हैं। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की। दो नामों का प्रयोग यहाँ पर देखिए हुआ है, हिंदुस्तान और भारत। भारत की जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। भरत महाराज भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। वे एक महान प्रतापी राजा हुए। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मैंने शहरों में ऐसा कम किया, अर्थात मैं अपने श्रोताओं से क्या पूछता, चर्चा क्या करता, हिंदुस्तान और भारत की, किंतु शहरों में मैंने ऐसा कम किया क्योंकि यहाँ के जो श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे, अर्थात गांवों की तुलना में शहरों के जो श्रोता थे वे आधुनिक विचारों से युक्त थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे कि और अधिक तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखूं। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अर्थात किसानों की दृष्टि, यहाँ पर कह रहे हैं कि किसानों की दृष्टि थोड़ी संकुचित होती है बनिस्बत शहर वालों की तुलना में। तो मैंने उन्हें इस देश की मुक्ति के लिए संघर्ष के बारे में बताया। किसे? किसानों को, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं लेखक कि आप देखिएगा, ये जो हमारा देश है, विविधता में एकता का दर्शन आपको यहाँ होता है। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम अगर आप देखते हैं तो विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं, विभिन्न संस्कृतियों का पालन करने वाले लोग हैं, परंतु सब में कहीं ना कहीं एकता का भाव अवश्य है। तो कवि लेखक क्या कह रहे हैं कि यह एक दूसरे से भिन्न होते हुए, इसका हर हिस्सा एक दूसरे से भिन्न होते हुए, विचार भिन्न है, रहन सहन भिन्न है, संस्कृति भिन्न है, भाषा भिन्न है, फिर भी यह भारत एक है, भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सब के लिए है। भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा, अर्थात जो स्वराज हमें प्राप्त होगा वह ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेगा, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करेगा, वह सब के लिए समान होगा। मैंने उसकी उन्हें जानकारी दी और किसानों की जो सामान्य समस्याएं हैं मैंने उनके बारे में भी बात की। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास, जो खैबर का दर्रा है, के पास कन्याकुमारी या केप कोमरीन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया कि मैंने इन सारे स्थानों की यात्रा की है। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। वे कौन कौन सी समस्याएं हैं? गरीबी, शोषण, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार और
यह सब ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। इस देश को लूटने खसोटने के लिए अंग्रेज़ों ने, अर्थात जो विदेशी सत्ता यहाँ पर उस समय स्थापित थी, उसने ऐसी व्यवस्था की थी जिससे कि किसान हमेशा उनके चंगुल में फंसे रहें और उनका हमेशा शोषण होता रहे। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे। कौन? किसान। साथ ही थोड़ी बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचे जिसके हम एक हिस्से हैं, अर्थात अपने देश के संबंध में तो हमें सोचना ही है, इस विश्व के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम लोग विश्व से कट के अलग नहीं रह सकते। हम लोग इस विश्व के ही एक भाग हैं, उसी के अंतर्गत आते हैं, उससे अलग हम लोग नहीं हैं। तो उसके बारे में भी हमें सोचना है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। यह काम बहुत आसान नहीं था, उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। लेखक कह रहे हैं कि जो काम मैंने सोचा था वो उतना आसान भी नहीं था, मुश्किल भी नहीं था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं में उन्हें पूरी जानकारी थी, अर्थात उन्हें इन सब कहानियों के माध्यम से इन सब चीज़ों की जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। उन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। बहुत से ऐसे इस देश में नागरिक हैं जो हमारे देश के चार कोनों पर जो चार धाम स्थापित हैं उसकी कभी न कभी यात्रा की हो। तो ये चार धाम जो बने थे ये भी इस विचारधारा को लेकर बने थे ताकि ये भारत को एकजुट रखे सांस्कृतिक दृष्टि से। जब तक आप देखिएगा लोग इन धामों पर घूमने जाते हैं, विभिन्न स्थानों के लोगों से मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, आपसी मेल जोल बढ़ता है और आपसी समझ पैदा होती है। ये इसी को ध्यान में रखकर चार कोनों पर चार केंद्र स्थापित किए गए जिससे कि लोग धर्म और संस्कृति के माध्यम से एकजुट रह सके। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता, इस पुकार से उनका क्या आशय है? जो वे भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, इससे उनका क्या आशय है? मैं उनसे प्रश्न कर देता था। मेरे प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता कि यह किस तरह का प्रश्न कर रहे हैं। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें और तब वे एक दूसरे की ओर ताकने लगते और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है। किसका? वे उस जाट की बात कर रहे हैं जो किसान है। जवाब में कहता कि यह भारत हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उसके गांव के टुकड़े की या जिले की या राज्य की? राज्य के तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ है जो उन्होंने सोच रखा है, इसके अलावा और बहुत कुछ है। क्या क्या? भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत,
जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, सब हमें प्रिय हैं, लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती के चारों ओर फैले हैं, भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं। और उनकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। भारत माता कौन है? यहाँ के लोग हैं। वे किसकी जय कर रहे हैं? यहाँ के लोगों की जय कर रहे हैं। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो कुछ भी यहाँ पर है, यहाँ की मिट्टी, सब क्या है? भारत माता है। और सबसे बढ़कर यहाँ की जनता भारत माता है। और उनकी, भारत माता की जय उनकी जय है। लेखक ऐसा कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। उनका ये आँखों में चमक उनकी क्यों पैदा हो रही है? जब मनुष्य के भीतर विश्वास उत्पन्न होता है, यह विश्वास उत्पन्न होता है कि वह सब कुछ कर सकता है, शक्ति उसके भीतर है, तो उसके भीतर ऊर्जा का संचार होता है, विश्वास बढ़ता है और उसके आँखों में चमक उत्पन्न हो जाती है। तो लेखक यह विश्वास लोगों में जागृत करना चाहते थे कि यह पूरे देश की जनता ही क्या है? भारत माता है। और इसकी आज़ादी ही हमारा परम लक्ष्य है। इसी के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं भारत की विविधता में एकता।